आशुतोष कुमार, BNM कॉलेज बड़हिया। आज BA पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स और जनरल सब्सिडियरी के लड़के को, आप लोगों को बाबर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 1526 से 1530 ईस्वी भारत में क्या बादशाह रहे, इनके बारे में फिर से चर्चा करेंगे। हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि कैसे बाबर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 11 वर्ष 4 महीने की उम्र में फरगना का शासक बना। उमर शेख मिर्जा का पुत्र, चतकई तुर्क तैमूर का 5वां वंशज, चंगेज खां का यानी मंगोल का 14वां वंशज, जो मध्य एशिया की परिस्थितियों में युद्ध कौशल अथवा फारसी लेखन से परिचित, अपने व्यक्तित्व के निर्माण में भारत के बादशाह के रूप में अपने आत्मकथा बाबरनामा से खुद को रूबरू कराता है और भारत आक्रमण का मोह, भारत में शासक बनने का मोह, उसके भारत अभियान के मंत्रमुग्ध होने का परिणाम है। हम आपको एक नक्शे के माध्यम से जो भारत का, अभी के भारत का, 1530 के भारत का यह नक्शा हम आपको दे रहे हैं। और 1530 के भारत में यह पोर्शन राजस्थान से ऊपर का पोर्शन है। यहाँ लाहौर है, यहाँ काबुल है, यहाँ फरगना है, यहाँ ट्रांसऑक्सियाना का दक्षिणी क्षेत्र यानी काबुल, कंधार, खुरासान जो अफगानिस्तान का पोर्शन है, या अरबियन सी के ऊपर से जब इधर खैबर और गोमल दर्रे के ऊपर से यहाँ आप ताशकंद का नाम सुनते हैं, रूस का जो दक्षिणी रूस का पोर्शन है, जो यूराल पर्वत का पोर्शन है। बार बार आप इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए हमने एक मैप के माध्यम से बाबर के उन स्थलों का जो वह जहां का शासक था, जैसे फरगना का शासक था, बाद में काबुल का शासक वह बना, ट्रांसऑक्सियाना के दक्षिण जो खुरासान का है, कंधार का है, आपको लाहौर का है, और फरगना, लाहौर, काबुल के बीच में ही जो सियालकोट, दीपालपुर, इस तरह का यह हिसार, यहाँ पानीपत है, इधर कश्मीर का पोर्शन है। आप जो बार बार सुनते हैं बदखसा, सुल्तानपुर, दीपालपुर, ये सब इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी लाहौर और काबुल के बीच इधर हिसार और लाहौर के बीच फरगना, और इधर चीन का पोर्शन है, चाइना का पोर्शन है। इधर आपको गंगा, जमुना, हिसार, पानीपत के बाद दिल्ली है, दिल्ली से गंगा, जमुना यहाँ मिलती है, इलाहाबाद, प्रयाग का, तो यह गोंडवाना का क्षेत्र है। और यही पानीपत में बैटल ऑफ पानीपत होता है। तो हम आपको कुल मिलाकर इस नक्शे के माध्यम से ये भारत का जो दक्षिण और पश्चिम और पूर्व का मानचित्र है, जहां अंतिम बिंदु पर श्रीलंका अवस्थित है। ये बे ऑफ बंगाल है, जो बंगाल की खाड़ी में गंगा का प्रवाह है, ये अरबियन सी है, इधर से पैसिफिक सी है, प्रशांत महासागर है, अरब सागर है, ये भी पैसिफिक सी है, प्रशांत महासागर है। तो ये मानचित्र के माध्यम से हम इस पश्चिमोत्तर जो नॉर्दर्न वेस्ट पोर्शन है, या नॉर्थ वेस्ट जिसको कहते हैं, क्योंकि कोई भी मैप में
नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और उधर वेस्ट होता है। तो हम इसी पोर्शन की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा ईस्ट उस समय आया था जब बाबर हिंदुस्तान का बादशाह बना था। हम इसीलिए इस मैप के माध्यम से आपको बतलाना चाहते हैं, और यह मैप हमारे डिस्क्रिप्शन में जब आप देखेंगे अपना हमारा यूट्यूब पर लाइव क्लास, तो आप डिस्क्रिप्शन में उसको ये कीजिएगा, फिर आपको मैप मिल जाएगा। हाँ, मैप मिल जाएगा, वो डिस्क्रिप्शन में मैप करके है या मैप। और ये मैप से जब ज्योग्राफिकल आप एरियाज को समझना प्रारंभ कीजिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे हम कभी बोलेंगे पेशावर, कभी सुल्तानपुर, कभी दीपालपुर, कभी बदखसा, कभी खुरासान, कभी फरगना, कभी काबुल, कभी कांधार, तो लगेगा कि क्या बतलाया जा रहा है और कहाँ क्या लिखे। इसलिए हम 1530 में जो भारतीय मानचित्र है और जहाँ इनकी बादशाह कायम होगी या कायम होने के उपरांत उसका प्रचार प्रसार है, उसका क्षेत्र है, जिस क्षेत्र के अंतर्गत बाबर बादशाह के रूप में कार्य कर रहे हैं, हम उसी की चर्चा कर रहे हैं। और यह चर्चा हम 1519 से आरंभ करते हैं। हम हमारे समझ से मैप को एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, और फिर हम आपको इस मैप का डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा ही, हम बतलाते हैं वह चरण कि पानीपत का युद्ध कैसे हुआ। यह पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ। किसके और किसके बीच में, किन परिस्थितियों में, ये हमने बताया भी था पिछले क्लास में। फिर से आपको हम एनरिच करना चाह रहे हैं ताकि आप लोग काफी मनोयोग से मुगल काल को या आप सल्तनत काल को या प्राचीन भारतीय इतिहास को या विश्व इतिहास को, क्योंकि आप जब तक उसके ज्योग्राफिकल एरियाज और कंडीशन के बारे में नहीं समझेंगे तब तक कहीं न कहीं आपको परेशानी होगी। तो इसलिए हम आज आपके सामने इस मैप को लाए हैं। अब आप देखिए, बाबर का भारत पर 4 अभियान की चर्चा करते हैं। जहांगीर मोहम्मद बाबर का पहला अभियान जनवरी-फरवरी 1519 में भारत पर हुआ, जब यूसुफजाई कबीलों ने उपद्रव किया और उसको यूसुफजाई कबीलों को परास्त करने के लिए, क्योंकि वह तलवार की धार पर ही राजस्व देते थे, तो 1519 में हुआ। ऐसी कहावत है, ऐसी मान्यता है, इस तरह का बाबर के इतिहासकारों ने, दरबारी इतिहासकारों ने लिखा है कि घुमक्कड़ बाबर जब 1503 में अपने जीवन में किसी मुखिया के घर पहुंचा तो उसकी 111 वर्षीय माता, जिसका नाम भी हम बता सकते हैं, तिख काट नामक ग्राम था, 111 वर्ष की माता उस मुखिया की, तैमूर के भारतीय आक्रमणों की कहानी सुनाता है। और उस कहानी से बाबर, वो करीब 20 वर्ष की 21 वर्ष की अवस्था में वह बहुत प्रभावित होता है और उसकी इच्छा होती है कि वह भारत की तरफ आक्रमण करे। लेकिन भारत की तरफ आक्रमण करने से पहले वह हमेशा सोचता है कि हमारा यह जो पश्चिमोत्तर पोर्शन है, फरगना का शासक है, काबुल का बादशाह बनता है, तो यहाँ पर जो उज़्बेक का विद्रोह है, यूसुफजाइयों का विद्रोह है, जो अन्य विद्रोही हैं अफगानिस्तान में, कांधार में, उसको दबाने के बाद, वहां अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद वह भारत की तरफ
चलेगा, अभियान करेगा। उसी क्रम में वो पहला अभियान 1519 के में करता है, लेकिन वही स्थिति होती है कि वह लौट जाता है और फिर दूसरा अभियान करता है सितंबर 1519 में। यहाँ भी बाजौर भेरा आदि का अधिग्रहण करता है और हिंदवेग नामक व्यक्ति के हाथों में छोड़कर फिर लौट जाता है काबुल की तरफ। तीसरा अभियान वो करता है 1520 में करता है और फिर वह उन प्रदेशों को भेरा बाजार वगैरह को करते करते लाहौर तक पहुंचता है, सियालकोट तक पहुंचता है और उसको अधिकृत कर लेता है और उस जो वहां का किला है, किला रक्षकों पर छोड़कर, अपने प्रतिनिधियों पर छोड़कर वह फिर वापस काबुल की ओर लौटता है। लेकिन जो उसका चौथा अभियान है 1524 के नवंबर में यह फिर भारत आक्रमण, यह बहुत ही निर्णायक अभियान है और इसी में 1525 के नवंबर में जो अभियान है यह पानीपत के प्रथम लड़ाई का यह गवाह बनता है। यह अभियान, यहाँ पर भी 2-3 तथ्यों को समझना आपको होगा और वो ये चौथा और निर्णायक उसका अभियान है आपको भारत की तरफ, जो पानीपत के प्रथम लड़ाई का अंजाम देता है। अब यह अभियान कैसा है, इसके लिए 3-4 तथ्यों को आपके सामने हम रखते हैं कि इस अभियान में पंजाब का गवर्नर दौलत खां लोधी और दौलत खां लोधी है, यह है पंजाब का गवर्नर। और एक व्यक्ति का और नाम है आलम खां, दिल्ली का बादशाह, इस समय दिल्ली का सुल्तान है अफगान सुल्तान सिकंदर, ये इब्राहिम लोधी। इब्राहिम भारत पर 4 अभियान और अंतिम अभियान में यहाँ इब्राहिम लोधी भारत का सुल्तान है। अंतिम अभियान जिस समय बाबर का भारत पर हो रहा है 25 नवंबर 1525 में, इब्राहिम लोधी भारत का अफगान सुल्तान है और इब्राहिम लोधी और दौलत खां लोधी पंजाब का गवर्नर है। दोनों में तनातनी है। यह तनातनी है कि दौलत खां लोधी वास्तविक सुल्तान बनना चाहता है और इब्राहिम लोधी सुल्तान है। एक आलम खां करके व्यक्ति है जो कि इब्राहिम लोधी का चाचा है, इब्राहिम लोधी का चाचा है आलम खां। और आलम खां की महत्वाकांक्षा है कि हम भारत का सुल्तान बने। आप ये 3 व्यक्ति को आप देख रहे हैं, एक दौलत खां लोधी पंजाब का गवर्नर और एक आलम खां इब्राहिम लोधी का चाचा। इब्राहिम लोधी भारत का अफगान सुल्तान है, भारत का ही सुल्तान है और इसी को अपदस्थ करने के लिए, हटाने के लिए ये षड्यंत्रकारी 2 हैं। बाबर को कहा जाता है कि दौलत खां लोधी ने निमंत्रण दिया और पंजाब निमंत्रण ने यह दिया कि मैं तुम्हें सम्राट मानूंगा, तुम मुझे सारा पंजाब दे दो। बाबर इस निमंत्रण को स्वीकार करता है क्योंकि जब वो अपने प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय अभियान में लाहौर आता है, दीपालपुर आता है,
सुल्तानपुर आता है, पेशावर आता है। तो ऐसी स्थिति में उसको लाहौर के जो इकोलॉजी है, पर्यावरण है, और यहाँ से जो प्राप्त राजस्व है वह उसको बड़ा मोहता है, बड़े अच्छे लगता है कि यहाँ की जलवायु उसके लिए उस क्या कहते हैं फरगना की जलवायु की तरह ही, समरकंद की जलवायु की तरह ही काफी अच्छी होगी। और जो कहानियों से भारत सोने की चिड़िया है यह जानता है। तैमूर लंग और चंगेज खां का बार बार आक्रमण धन लोलुपता के कारण हुआ है, यह भी वह जानता है। तो ये बाबर का अपना इंटरेस्ट है और दोनों इस चीज को पैक्ट कर लेते हैं। जब आता है दौलत खान लोधी, तब तक इब्राहिम लोधी इस षड्यंत्र में बैठा हुआ नहीं है। इब्राहिम लोधी पंजाब की तरफ आता है और दौलत खान लोधी को हरा देता है। दौलत खान लोधी को हरा देता है। दौलत खान लोधी निर्वासित हो जाता है, बाहर चला जाता है। दौलत खान लोधी जब बाहर चला जाता है, बाबर काबुल चला जाता है, या बाबर से जो संधि किया है उसके बाद भी हार के कारण जब बाबर के पास पहुंचता है, और बाबर इसी क्रम में बाबर लाहौर तक आ गया है, और लाहौर के दुर्ग को ये रास्ते को इब्राहिम लोधी रोक देता है कि अब बाबर का सैनिक इससे आगे नहीं बढ़े, ताकि पंजाब में दौलत खान लोधी को इब्राहिम लोधी ने पराजित कर दिया। और बाबर अब आगे बढ़ेगा तो बाबर से युद्ध होगा लेकिन बाबर की सेना में उसके दुर्ग रक्षकों को, उसके सेना को, इब्राहिम लोधी के सेना को वहां तहस नहस कर देता है। फिर बाबर लौट जाता है और लौटने के बाद वह पंजाब को एनेक्स कर लेता है। जैसे पहले दीपालपुर को जीत लेता है, फिर सुल्तानपुर को जीत लेता है, मतलब पंजाब को फिर अधिकृत कर लेता है जब इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान रहता है। दौलत खान लोधी फिर बाबर से आ मिलता है और अब स्थितियां दूसरी है। पहले दौलत खान लोधी सम्राट बनना चाह रहा था और बाबर को पंजाब चाहिए था। अब स्थितियां विपरीत हो गई। अब दौलत खान लोधी को पंजाब चाहिए और बाबर को सुल्तान के बदले सिंहासन चाहिए। यह स्थितियां बनती है। और चूंकि यहाँ तो गिव एंड टेक की बात चल रही है, तो होता क्या है कि दौलत खान लोधी को सुल्तानपुर और दीपालपुर के कुछ जिले देकर बाबर लौट जाता है। अब ये दौलत खान लोधी का बेटा है दिलावर खान लोधी। ये अपने स्वार्थी पिता के, जो पंजाब का गवर्नर बनना चाहता है, उसके सारी तथ्यों को जाकर ये बाबर को बतलाता है कि हमारे पिता सैन्य विभाजन में, सैन्य टुकड़ी के विभाजन में, युद्ध के सैन्य जो टुकड़ियां होती है उसके प्रक्षेपण में, आगे बढ़ने के क्रम में और युद्ध के क्रम में अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं। और ऐसा करने पर बाबर दिलावर खान लोधी को सुल्तानपुर दे देता है और उसको सिर्फ एक जगह का एक जिला देकर संतुष्ट रखता है। इधर आलम खां जो चाचा है इब्राहिम लोधी का, वह बाबर से सहायता मांगता है और बाबर कहता है कि ठीक है, हम तुमको सहायता करेंगे, हम तुमको राज सिंहासन देंगे, लेकिन पंजाब का जो मिल्कियत है वो सारा मेरा रहेगा, उस क्षेत्र का मैं ही सर्वे सर्वा रहूंगा। आलम खां इस चीज को मानता है। अब फिर जब बाबर काबुल की तरफ जाता है, कुछ उज़्बेकों के, कुछ यूसुफजाइयों के उपद्रव को शांत करने के लिए, तो ये दौलत खान लोधी दिलावर खान लोधी को हरा देता है और आलम खां को भगा देता है। अब इसी के इर्द गिर्द घूमता है, पानीपत युद्ध के पृष्ठभूमि इसी के इर्द गिर्द घूमता है। फिर आलम खां जाकर बाबर से संधि कर लेता है। लेकिन जब बाबर अपने अंतिम अभियान में जब यहाँ आता है
तो उसको पता चलता है कि दिलावर खान ये दौलत खान लोधी ने आलम खां को फुसला लिया है और खुद वास्तविक उत्तराधिकारी बनना चाहता है इब्राहिम लोधी का। और यह बात जब उसको पता चलता है तो वह पेशावर में सियालकोट जब बाबर आक्रमण के क्रम में आ रहा है तो पता चलता है कि आलम खां को दौलत खान ने फुसला लिया है। और आलम खां ने जो बाबर से संधि की कि मुझे सिंहासन चाहिए आपको पंजाब, वो जो गुप्त संधि थी उसका भी भंडाफोड़ हो जाता है। अब जब बाबर आक्रमण करता है और दौलत खान लोधी को वो हरा देता है उसकी सेना को, तो उसको पकड़ता है। अब देखिए कि होता क्या है कि दौलत खान लोधी नवंबर 1525 में जब वह सियालकोट में इस दौलत खां को पर आक्रमण करता है और हुमायूं भी बदखसा से, हुमायूं बाबर का पुत्र है, हुमायूं भी बदखसा से आकर बाबर की सेना में मिल जाता है। और सियालकोट में जब दौलत खान लोधी पर आक्रमण होता है तो दौलत खान लोधी और इस आलम खां को, चूंकि दोनों मिला हुआ था, दोनों को बंदी बना लिया जाता है। बादशाह बाबर जो 1507 में मिर्जा की उपाधि त्याग कर बादशाह बना है काबुल का, वह बादशाह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर कहता है कि दौलत खान लोधी को मेरे सामने लाओ। जिस तलवार से विलियम्स लिखता है कि जिस तलवार से दोनों अपने कमर में जिस तलवार को रखकर वो हमसे युद्ध करने के लिए आया है, उसके दोनों तलवार उसके गर्दन में लटका कर मेरे सामने लाओ। और उसको लाया जाता है। वो उस किला का नाम है आपको मिलवात का किला, मिलवात का दुर्ग, जहां पर दौलत खान लोधी और आलम खां को पकड़ा जाता है पेशावर आक्रमण के समय में, सियालकोट आक्रमण के समय में। और यही मिलवात दुर्ग में वो और गाजी खां थर थर कांपने लगता है बाबर का नाम सुनकर। दौलत खान लोधी, उसी दौलत खान लोधी को के कमर में तलवार बांधकर बाबर के सामने पेश किया जाता है। बाबर के उसको कहता है कि तुम झुको मेरे सामने लज्जित करने के लिए। झुकने में देरी होती है तो बाबर कहता है अपने सेना को कि इसका दोनों पैर खींच दो, और उसका पैर खींच दिया जाता है। वो बाबर के सामने नतमस्तक होता है। फिर उसे भेरा नगर में इस दौलत खां को भेरा नगर में बंदी बनाकर भेज दिया जाता है, जहां कुछ दिनों के बाद इस दौलत खान लोधी की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए दौलत खान लोधी समाप्त हो गया। अब बच गया आपको 3 व्यक्ति 4 में। बाबर जो भारत पर आक्रमण के अभियान में है, इब्राहिम लोधी जो भारत का सुल्तान है, और आलम खां जो बाबर से दगा तो किया लेकिन उसको छोड़ दिया। और छोड़ने का कारण बाबर की दूरदृष्टि, छोड़ने का कारण कि आलम खां इब्राहिम लोधी का चाचा है, सुल्तान इब्राहिम लोधी का चाचा है। तो दिल्ली या संपूर्ण अफगान सत्ता उसको सिंहासन का प्रतिनिधि मानती है। बहुत सारे सरदार उसके साथ मिल जाएंगे और इससे हमारी जीत इब्राहिम लोधी के प्रति आसान हो जाएगी। तो ये कूटनीतिक कारण है कि वह आलम खां को केंद्र में रखता है और आलम खां के साथ मिलकर वह इब्राहिम लोधी से अब लड़ने के लिए तैयार होता है। या अब पानीपत का युद्ध होता तो है,
1936 के मतलब 12 अप्रैल को बाबर और इब्राहिम लोदी नक्शे में, उसी हिसार के बगल में पानीपत है, पानीपत में आमने सामने शिविर डाल लेते हैं। पानीपत में आमने सामने शिविर डाल लेते हैं। ये दोनों मतलब तलवार के लिए डाल लेते हैं, आमने सामने शिविर डालते हैं इब्राहिम लोदी और बाबर। दौलत खां साथ है बाबर के। बाबर को काफी मशक्कत उसमें करनी पड़ रही है और बाबर को चूंकि युद्ध का संचालन, युद्ध का नेतृत्व, तुलगामा पद्धति, तोपों का संचालन, ये सभी तथ्य उसके साथ हैं, युद्ध के सारे अनुभव उसके साथ हैं। फिर भी वो बहुत अस्थिर से 12 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल 1536 तक आमने सामने रहता है। इब्राहिम लोदी की सेनाओं में भी काफी उत्तेजना है कि बाबर को हरा देंगे और इसकी उस समय कहता है रसब्रुक विलियम कि 1 लाख की सेना थी इब्राहिम लोदी की और बाबर की 8000 की सेना, जबकि बाबर अपने आत्मकथा बाबरनामा में कहता है कि 12000 सैनिकों के साथ मैं युद्ध कर रहा था। तो 12000 सैनिकों के साथ युद्ध कर रहा था, लेकिन सच यह है कि ऐतिहासिक तथ्यों का अगर वैज्ञानिक विश्लेषण करें तो यह अंदाजा लगाया सकता है कि 18-20 हजार के आसपास बाबर के साथ सैनिक थे और इब्राहिम लोदी के साथ वो सैनिक थे जो सैनिक धन लोलुपता स्वार्थ के कारण इससे आए थे और उसमें नौकर चाकर दीवान मुंशी बराहिल सब शामिल थे। तो इसकी भी सेना 40,000 से अधिक नहीं थी। फिर भी बाबर के उस 20,000 सेना की दुगनी थी, लेकिन न तो उनके पास उस्ताद अली या मुस्तफा ऐसा तोपची था, न तुलगामा की वह पद्धति थी बाएं और दाएं का आक्रमण 700 आरवा का, यानी आरवा कहते हैं कि आपको गीली चमड़े की रस्सी से 700 गतिशील क्या कहते हैं सवार को बांध कर इस तरह से आपको इस यू शेप पे लाना और इसके बीच में यहाँ पर केंद्र में पीछे से सेना, लेफ्ट विंग से राइट विंग से सेना और सेंटर से सेना। इधर तुलगामा था कि इसमें इब्राहिम की सेना को घुसा लिया जाए, लेकिन आप देखिए कि 12 अप्रैल से 20 अप्रैल तक कोई युद्ध नहीं हुआ, दोनों सेना आमने सामने खड़ी रही। 20 अप्रैल की रात्रि में 5000 सैनिकों के साथ बाबर इब्राहिम के रात्रि में भेजता है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती है। अफगान सैनिक उस जो घुसता है अफगान क्षेत्र में उसे भगा देते हैं और उसी की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। प्रथम युद्ध होता है। इब्राहिम तेज गति से अपनी सेना को सुबह सुबह पलट कर भेजता है और वह जब सेना को भेजता है उसकी सेना में भी जोश है, उसके सेना में भी ग्वालियर के नरेश विक्रमाजीत जैसे योद्धा हैं, राजपूत योद्धा हैं जो कभी इब्राहिम लोदी के दुश्मन रहे थे, लेकिन इस समय युद्ध में उन्होंने उसके साथ अनुशासित रूप से युद्ध लड़ा और वीरगति भी पाई। तो कुछ कर ये युद्ध होता है और दोपहर जाते जाते शाम होते होते इसी 21 अप्रैल 1526 को इस युद्ध का निर्णय भी हो जाता है। जो इब्राहिम लोदी की सेना तीव्र गति से अंदर आती है केंद्र में, बाएं फ्लैंक से दाएं फ्लैंक से हुमायूं हैं चाहे मिर्जा हैं, ये सभी सब उस पर टूट पड़ते हैं। केंद्र में अपने बाबर नेतृत्व कर रहा है और अंदर उस पर चारों तरफ से तोपों की गोले की वर्षा हो रही है। इस स्थिति में ये युद्ध हार जाता है।
इब्राहिम लोदी वहीं युद्ध स्थल में ही वीरगति प्राप्त करता है। ग्वालियर नरेश की भी वीरगति मिलती है। और तब बाबर अपने बाबरनामा में यह बात लिखता है कि सूर्य नारायण जब ऊपर चढ़े तो युद्ध अपने पिकअप पर था, शुरू हो गया था और उनके अस्त के पहले ही युद्ध समाप्त हुआ। परमात्मा की असीम कृपा थी कि इतने कम सैनिक होने के बावजूद भी हमने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी से विजय हासिल की और इस विजय से मुगल साम्राज्य का पहला पत्थर फाउंडेशन रखा जाता है भारत में, और जिसका 15 वर्षों के अंतराल को छोड़कर बाकी 2 वर्षों 250 वर्षों तक उसका प्रतिबिंब और उसकी चमक हमें भारतीय उपमहाद्वीप के मानचित्र पर देखने को मिलती है। धन्यवाद।